हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम डेप्रीसिएशन का बचा हुआ लास्ट पॉइंट कवर करेंगे, जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्या होता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन? ये हो सकता है आपको स्कूल के टाइम पे टीचर ने कहा हो छोड़ दो, तो अब कॉलेज में आपको फॉलो करना है। तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है ये। तो सभी स्टूडेंट्स आराम से समझेंगे कि हमारे पास एक्चुअली में अगर हम बात करें मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं अकाउंटिंग फॉर डेप्रीसिएशन के। अगर मैं अपने असाइनमेंट्स की बात करूं तो मैंने अपने असाइनमेंट्स में भी इसका जिक्र आप लोगों के साथ किया हुआ है। तो हमारे पास दरअसल दो मेथड्स होते हैं। एक तो होता है कि जब हम मेथड नंबर 1, व्हेन डेप्रीसिएशन इज क्रेडिटेड टू एसेट अकाउंट, या जिसे हम बोलते हैं विदाउट प्रोविजन। और अभी तक हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। इसमें हम लोग जब भी एसेट अकाउंट बनाते हैं तो एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे यहां पर हम डेप्रीसिएशन को शो कर देते हैं। यह है हमारे पास मेथड नंबर 1। एक दूसरा मेथड हमारे पास अवेलेबल है जहां पर हम डेप्रीसिएशन को एसेट अकाउंट में ना क्रेडिट करके इसे हम क्रेडिट करते हैं टू अ सेपरेट अकाउंट, जिसका नाम हो जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। ओके, इस प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को कई बार हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन भी बोलते हैं। और इस मेथड में होता क्या है कि हम एसेट अकाउंट के साथ साथ एक और अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और हम डेप्रीसिएशन को अपने इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा प्रोविजन है ये हमारी बैलेंस शीट की जो एसेट साइड होती है वहां पर ये ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाते हैं तो हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं। एक तो बनता है एसेट अकाउंट जो कि कॉस्ट पे मेंटेन्ड होता है, और दूसरा बनता है प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जिसमें डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है, और जब हम इसमें से इसको माइनस करते हैं तो जाके हमें WDV अवेलेबल हो पाती है। सर ये अकाउंटिंग में इतने सारे मेथड क्यों होते हैं? हमें तंग करने के लिए? नहीं बेटे, ऐसा होता है चीजों को, अगर बड़ा बिजनेस हो तो थोड़ा सा हमें सुलझा के रखना पड़ता है, सारी चीजों को अलग अलग रखना पड़ता है, इसीलिए ऐसा हमें करना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी छोटे बच्चे को देखें तो वो एक ही रजिस्टर लेके जाता है या एक ही कॉपी लेके जाता है और उसी में पढ़ के आ जाता है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास हर एक सब्जेक्ट के एक अलग अलग रजिस्टर बन जाते हैं। तो ऐसे ही जब अकाउंटिंग धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता है तो फिर वो कहती है कि आपको ज्यादा डिटेल्ड मेथड फॉलो करना चाहिए। तो ज्यादा डिटेल्ड मेथड के अंदर हम एक एसेट अकाउंट बनाते हैं जिसमें एसेट्स की इंफॉर्मेशन रहती है। एक हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन बनाते हैं जिसमें डेप्रीसिएशन की सारी जानकारी रहती है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हमारा काम बढ़ जाता है। ये हमने आपको दिया हुआ है, इसको आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और इसकी वजह से जो नई एडजस्टमेंट है, आइए वो आपको करवाते हैं। ये हमने जो आपको बता रखा है, आप बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, जो कि बीच में हमने छोड़ दिया था कि हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के बारे में बातें आपके साथ बाद में करेंगे। जिन स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस की पिक्चर खींचनी हो उनको मैं दिखा देता हूं, अगर क्लैरिटी के साथ वो इसकी पिक्चर लेना चाहें तो। ऑल्दो मैं इसको अपलोड करवाऊंगा, चिंता ना करें। ये लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि X परचेज्ड अ सेकंड हैंड मशीनरी ऑन 1 फरवरी 2015 फॉर 80,000। तो यहां पर क्वेश्चन पहली बार कह रहा है कि मैंने सेकंड हैंड मशीनरी परचेज की है। तो कभी कभी हम नए की जगह पुराना एसेट भी परचेज कर लेते हैं। जब भी हम पुराना एसेट परचेज करते हैं तो हमें याद रखना है कि हम क्या क्या चीज कॉस्ट में ऐड करेंगे। जब हम अपने एसेट को पुट टू यूज करते हैं फर्स्ट टाइम, पुट टू यूज का मतलब बिजनेस में जब हम उसको यूज करते हैं फर्स्ट टाइम,
उस पुट टू यूज से पहले हमने जो भी खर्चे किए हैं वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाते हैं। ये हमारा जनरल रूल है। एएस के स्पेसिफिक रूल पढ़ने हो तो वो बात की बात है। तो हमने पुरानी मशीन खरीदी है, जब भी हम पुरानी मशीनरी खरीदते हैं पहले हम उसकी रिपेयर करवाते हैं, सर्विसिंग करवाते हैं, तो वो फर्स्ट टाइम जो हम पुरानी मशीन की रिपेयर देते हैं वो हमारी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी। लेकिन एक बार हमने मशीन अपने इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, उसके बाद उसकी रिपेयर होती है तो वो हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। इसीलिए जो ये हमारी मशीन है इसकी कॉस्ट में 80,000 आएगा, 12,000 जो हमने इसकी ओवरहॉलिंग मतलब रिपेयर के लिए पे किया वो आएगा, और 8,000 जो हमने इंस्टॉलेशन के लिए पे किया वो आएगा। और हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई 31 मार्च 2015 को। इसका मतलब हमारा एसेट यूज होना शुरू हुआ होगा इसके बाद। तो यानी एसेट सर हमने परचेज कर लिया था 1 फरवरी से, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है 31 मार्च से। तो लिख लीजिए, बताएं डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा? क्या वो परचेज करते ही स्टार्ट हो जाता है? आंसर इज नो। वो आपका एसेट जब पुट टू यूज होगा तभी वो आपका डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। और यहां लिखा है कि कंपनी प्रोवाइड करती है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड फ्रॉम द डेट इट वाज पुट टू यूज एंड क्लोजेस इज बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। वो 31 दिसंबर को अपनी बुक्स क्लोज करती है। अक्टूबर 16 में उन्होंने एक रिपेयर वर्क करवाया, तो रिपेयर वर्क आपकी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, वो एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा। जब फर्स्ट टाइम पुरानी मशीन खरीदी गई थी तब की रिपेयर आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। ठीक है, जो ये 5,000 आपने रिपेयर कराया इसे इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद मशीन को आपने सेल कर दिया 31 अक्टूबर 2017 में फॉर 21,000 और 2,000 रुपीज आपने उसकी डिसमेंटलिंग चार्जेस पे किए। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फ्रॉम 15 to 17। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग अब बनाएंगे आपके साथ। और इसके लिए हम आपको सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पहले हम बता देते हैं। ओके, नंबर 1, all costs incurred on the asset before it is put to use will form part of cost of asset। तो अगर आपने ओल्ड मशीन परचेज की है और उस पर आपने रिपेयर चार्जेस दिए हैं, फिर आपने उसकी इंस्टॉलेशन करवाई है, तो ये सब मिला के आपकी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। दूसरा, डेप्रिसिएशन स्टार्ट्स व्हेन एन एसेट इज पुट टू यूज, यानी कि आपने ओल्ड मशीन जो परचेज की थी वो आपने 1 फरवरी 15 को पे की है, लेकिन इंस्टॉलेशन 31 मार्च 15 को हुई है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल 2015 से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा, ना कि 1 फरवरी से वो स्टार्ट होगा। तीसरा, वंस द एसेट इज इंस्टॉल्ड, repairs will not be debited oblique added with the cost of an asset। नॉर्मली हम अपनी रिपेयर को अपना कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड नहीं करते अनलेस एंड अनटिल वो कोई ऐसी रिपेयर हो जिसकी वजह से मेरे एसेट की लाइफ बढ़ जाए, तभी हम उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। नॉर्मल केसेस में हम रिपेयर्स को कैपिटलाइज नहीं करते। रिपेयर्स दैट इंक्रीजेस लाइफ ऑफ एन एसेट इज टू बी कैपिटलाइज्ड। ये आप बात याद रखेंगे कि कोई भी अगर आपने ऐसी रिपेयर करवाई है जिसकी वजह से आपके एसेट की लाइफ बढ़ गई हो, ओरिजिनल जो आपकी लाइफ थी उससे कुछ ज्यादा जा रही है, तो फिर आप इसको ऐड कर सकते हैं। देयर आर सर्टेन अदर फ्यू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जिसमें आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज रिपेयर्स को इग्नोर करना है, उसे P&L में ट्रांसफर करना है।
जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बात आएगी तो हम लोग अपने पास क्या करेंगे, दो अकाउंट बनाएंगे। एक तो हम बनाएंगे एसेट अकाउंट, ये जो एसेट अकाउंट होता है याद रखने के लिए आप लिख लीजिए, ये कॉस्ट पे मेंटेन्ड होता है। तो आपने 1 फरवरी 2015 को यहां पर लिखना है टू बैंक, ओके, और टू बैंक में आप लिखेंगे 80,000। फिर आपने इसके लिए कुछ रिपेयर करवाई हैं, ओवरऑल का मतलब हो गया उसकी रिपेयरिंग का आपने खर्चा किया है, वो है 12,000। और उसके बाद 31 मार्च 2015 को आपने इसकी इंस्टॉलेशन करवाई है, तो टू कैश टू बैंक कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ये हो गया 8,000। ये सारा फॉर्म करके हमारा एक एसेट बना। इसका मतलब हमारा जो एसेट बना मशीन नंबर 1, वो हमारी मशीन नंबर 1 की कॉस्ट हो गई 1 लाख। अच्छा, अब सर ईयर के एंड में 31 दिसंबर को जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि आपने इसके लिए बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये बहुत लंबा अकाउंट बनने वाला है, इसीलिए मैंने यहां पर इसको ड्रॉ कर दिया है और बाद में हम इसको और भी आगे लेके जाएंगे। ओके, नॉर्मली अब क्या होता है कि ईयर एंड पर हम यहां पर दिखाते थे बाय डेप्रिसिएशन, लेकिन अब हम यहां पर नहीं दिखाएंगे। अब हम क्योंकि प्रोविजन अकाउंट बना रहे हैं इसीलिए हम यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1। और आपकी मशीन 1 की फर्स्ट टाइम हमारी कॉस्ट 1 लाख है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 20% था, 20% था, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये मशीन 9 मंथ्स के लिए यूज हुई है तो 9/12 कर देंगे। तो यानी 1 लाख इंटू 20% डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 9, ये मेरे पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 15,000। ओके, एसेट की कॉस्ट अलग है, एसेट का डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में है। तो सर अब क्या करना होगा, अब आपको करना ये होगा कि आप 31 दिसंबर 2015 को यहां लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। इसका बैलेंस कैरी डाउन लिख देंगे आप 1 लाख। आपने कोई और मशीन परचेज की नहीं है तो आप इसे क्लोज कर दीजिए और इसे भी आप क्लोज कर दीजिए। 31 दिसंबर 2015 को टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000 और ये आपका ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अब क्योंकि आपने दो अकाउंट बनाए हुए हैं इसीलिए मैं आपको बता देता हूं, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे 2015 की तब बैलेंस शीट के अंदर एसेट लिखेंगे 1 लाख और उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 15,000 और ये आएगी तब जाके 85,000 आपकी WDV। फर्स्ट ईयर की आपकी WDV है 85,000, लेकिन ये आपको दोनों अकाउंट में से किसी भी अकाउंट में दिखाई नहीं दे रही, ये इसकी परेशानी की बात है। चलिए अब होगा क्या सर, अब हम चलेंगे 2016 के ऊपर। अब सर कंटिन्यू करते हैं और यहां लिखते हैं 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। फिर क्वेश्चन कह रहा है हमने अक्टूबर में एक रिपेयर करवाई थी 5,000 की, वो मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि उससे मेरे एसेट्स की लाइफ इंक्रीज नहीं हो रही। सर 2016 में और कोई काम हुआ नहीं, तो फिर आइए और यहां पर आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। अब यहां पर आपको लगाना है डेप्रिसिएशन और आपका डेप्रिसिएशन चल रहा है WDV इंटू 20%।
लेकिन सवाल यह है कि सर अब मेरा WDV है कहां, वो मुझे दिख नहीं रहा, मैं डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाऊं? तो आपको बेटे ये WDV मिल गया ना, ये इसके ऊपर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये कैलकुलेशन हमें अलग से करनी पड़ती है, इसीलिए आप यहां लिखेंगे 85,000 इंटू 20%। तो सर ये हो गया 17,000। और फिर से आप अपनी बुक्स को क्लोज कर देंगे। ये हो गया 32,000। यहां लिखेंगे 31 दिसंबर 16 टू बैलेंस कैरी डाउन 32,000। लीजिए, ये हमारा सेकेंड ईयर कंप्लीट। ऊपर भी हम लिख देंगे 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरी डाउन 1 लाख। अब आप अपने वर्किंग नोट में जाके लिख लीजिए कि जब हमारे पास 2016 में बैलेंस शीट बनेगी तो हम एसेट में कॉस्ट लिखेंगे वही 1 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखेंगे 32,000 और हमारी WDV निकल के आ जाएगी 68,000। यानी इस मेथड में अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए WDV आपको अलग से कंप्यूट करनी पड़ती है। सॉरी, अब आते हैं 2017 में। ये आगे हम 2017 में यानी कि पहले हम ये याद कर लें कि सर हमें करना क्या है। नंबर 1, हमें 2 अकाउंट तो मिनिमम प्रिपेयर करने हैं। मिनिमम मतलब 2 से ज्यादा हो सकते हैं, वो बाद में बताऊंगा। एक तो बनाना है एसेट अकाउंट और दूसरा बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कहीं लिखना चाहो तो लिख लो अपनी भाषा में। जब हम एसेट परचेज करेंगे तो एसेट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में रहेगा। बस ये कंटिन्यू करते रहेंगे, एसेट चलता रहेगा एज इट इज और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में डेप्रिसिएशन जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा जुड़ता रहेगा। अब सर इन 2 अकाउंट से फायदा क्या हुआ ये तो बताओ। देखो, एसेट अकाउंट बता रहा है जी आपके पास एसेट था 1 लाख रुपए का, पहले साल में था, दूसरे साल में भी 1 लाख का था। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन बता रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर में आपका डेप्रिसिएशन लगा था 15,000, सेकेंड ईयर तक आपका टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है 32,000। तो ये आपको दोनों अकाउंट अलग अलग जानकारी बता रहे हैं। एसेट अकाउंट बता रहा है कि एसेट की जानकारी चाहिए हो तो मेरे से ले लेना, मैं कॉस्ट बताऊंगा। डेप्रिसिएशन कहता है उस एसेट का आज तक का डेप्रिसिएशन जानना हो मेरे पास आ जाना, मैं बताऊंगा। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब देखिए यहां से, अब संभलिए, अब हुआ क्या, वो कह रहा है कि द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2017 फॉर 21,000। वो कहता है हमने मशीन को सेल कर दिया अक्टूबर 2017 को। देखिए जब भी आप एसेट को सेल करते हैं तो आपने लगाना है पहले उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन। मेथड चल रहा है WDV। सर कहां है ये WDV? तो भाई ये WDV आपको वर्किंग नोट में मिलती है। ये वर्किंग नोट में आपकी WDV चल रही थी 68,000। इसको आपको बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके ऊपर 20% और हमने ये कब सेल किया? 31 अक्टूबर को, यानी 10 महीने का इसका डेप्रिसिएशन हमें लगाना पड़ेगा। तो 68,000 इंटू 20% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10, ये हो गया 11,333। ठीक है। अब हमने इस मशीन को सेल कर दिया, तो यहां पर आपको जो समझना है वो ये समझना है कि सर सेल पर क्या होगा। तो यहां पर व्हेन एसेट इज सोल्ड, जब आप अपना एसेट बेच दें, और मेथड चल रहा है कौन सा? प्रोविजन वाला। अब सर क्या करना है? अब फिर हमारे पास यहां पर 2 बातें आ जाएंगी। 2 बातें सर यहां क्यों आ जाएंगी? 2 बातें यहां पर आ जाएंगी इस बात के लिए कि क्या हमने
एसेट सोल्ड अकाउंट को प्रिपेयर किया या फिर हमने एसेट सोल्ड अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया। तो हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं एसेट सोल्ड नॉट प्रिपेयर्ड। पहले में हम कहते हैं एसेट सोल्ड नॉट प्रिपेयर्ड और दूसरे से लिखते हैं एसेट सोल्ड अकाउंट प्रिपेयर्ड, यानी यहां एसेट सोल्ड बनाया, यहां एसेट सोल्ड नहीं बनाया। इसका मतलब जब डिटेल में अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई आप एक काम करो, एसेट सोल्ड और बना लो। हमने कहा भाई ये क्या बात हुई, एसेट सोल्ड और बना लो? वो कह रहे हां। अब एग्जामिनर से हमने बोला यार पहले ही एक अकाउंट की जगह तुम दो बनवा रहे हो, अब तुम कह रहे हो एसेट सोल्ड और बना लो। तो एग्जामिनर कहता है कि देखो भाई कभी मैं क्वेश्चन 8 मार्क्स का पूछूंगा, कभी 10 मार्क्स का, कभी 12 मार्क्स का, तो इसलिए मैं उसी हिसाब से आपको मार्क्स भी दूंगा। तो आप पहले समझिए आसान तरीका, दोनों में एक ही बात का फर्क है और कोई खास बड़ा फर्क नहीं है। मैंने एसेट सोल्ड अकाउंट नहीं बनाया, ठीक है। सबसे पहली बात, हमने एसेट सोल्ड अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या करना है, ट्रांसफर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। क्योंकि आपने एसेट सोल्ड बनाया नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इस डेप्रिसिएशन अकाउंट को आगे ले जाके, तो हमने करना क्या है, हमने इसको ट्रांसफर कर देना है टू एसेट अकाउंट। क्योंकि मेरे पास कोई और एसेट नहीं है, तो जो एसेट मैंने सेल कर दिया उसका आज तक का डेप्रिसिएशन जो मैंने संभाल के रखा हुआ था, अब वो मैंने प्रोविजन अकाउंट से निकालना है और उसे भेज देना है। कहां भेजना है, अगर मैं एसेट सोल्ड नहीं बना रहा तो एसेट अकाउंट में भेज दो, अगर एसेट सोल्ड बना रहा होता तो मैं एसेट सोल्ड में भेज देता, बस। यानी इसको यहां से बाहर कर दो। अब ये मेरे किसी काम का नहीं है, 43,333 ये मैं यहां से ट्रांसफर कर दूंगा और इसे मैं यहां ले आऊंगा 31 अक्टूबर 2017 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 43,333। सर ये आपने किया क्या है? बेटे देखो, ये मेरे पास मशीन 1 का डेप्रिसिएशन था, ये भी मेरे पास मशीन 1 का डेप्रिसिएशन था, तो जब मैं मशीन 1 सेल करूंगा तो मैं ये सारा डेप्रिसिएशन यहां से उठाऊंगा और उठा के अपने एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ये मैंने ये पकड़ा और इसको मैं यहां पर ले आया, ये है, दिस इज माय स्टेप नंबर 1। इससे क्या हुआ, इससे मेरा वो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में मैंने मशीन 1 का डेप्रिसिएशन जो अकाउंट फॉर कर रखा था वो मैंने बाहर निकाल दिया, वो मैंने हटा दिया, मेरे किसी काम का नहीं। अब यहां पर हम इसी डेट पर इसको यहां पे सेल कर देंगे। कितने का सेल हुआ था, 21,000 का सेल हुआ था, 2,000 के हमारे डिसमेंटलिंग चार्जेस लगे थे, तो नेट में मुझे 19,000 ही मिल पाया था। ओके, अब देखिए पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1 लाख का एसेट था जिसपे आज तक का मेरा डेप्रिसिएशन बनता था 43,333, तो उसकी वैल्यू बच गई थी 56,667, जो कि मुझे 19,000 की रियलाइजेशन पे सेल करना पड़ा। तो इसका मतलब है कि मेरा यहां पर आएगा बाय P&L लॉस ऑन सेल 37,667। सर ये कैसे आया, यहां लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए 1 लाख की कॉस्ट थी, 43,333 आप डेप्रिसिएशन मतलब यूज कर चुके थे, तो उसकी जो वैल्यू आपके पास बच रही थी वो बच रही थी 56,667, जिसको आपने 19,000 की नेट रियलाइजेशन पे सेल कर दिया, तो आपको लॉस हो गया 37,667 का। सर हमने क्या किया, अब हमने कोई और एसेट खरीदा नहीं है, इसीलिए आपको और कुछ करना नहीं है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये पॉइंट है कि जब आप एसेट को सोल्ड करते हैं तो आपने क्या करना है। तो यहां पर ये ऊपर कंटिन्यूटी से अगर मैं देखूं
तो मैं डेप्रीसिएशन को जब एसेट अकाउंट में क्रेडिट करता हूं तो ये लेफ्ट का कॉलम है, और जब मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करता हूं तो राइट का कॉलम है। तो सबसे पहले जब आप एसेट को सेल करेंगे, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। डेप्रीसिएशन आपको चार्ज करना है अप टू द डेट ऑफ सेल। तो ये देखिए हमने ये डेप्रीसिएशन को चार्ज किया अप टू द डेट ऑफ सेल। देखिए ये हमने पहले स्टेप नंबर 1 जो हमने यहां पर लिखा है उसका हमने ट्रीटमेंट करके दिखाया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो एसेट हमने सेल किया है उसका टोटल डेप्रीसिएशन जो आया वो हमने ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर किया, अगर मैं एसेट अकाउंट में ही करना चाहता हूं सब कुछ तो मैंने एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, नाउ उसके बाद हमने अपने एसेट अकाउंट में जाके इसको सेल किया और हमने उसका प्रॉफिट या लॉस कंप्यूट कर दिया। यानी इस मेथड में मेरी कुछ तो एक तो लेबर बढ़ गई, दूसरा मेरा उसके अंदर WDV की कैलकुलेशन बढ़ गई, यही फर्क हुआ। अब बेटे ये वाला मेथड आपके पास क्लास 11th में भी टीचर ने कहा था कि कोई बात नहीं बच्चे घबरा जाएंगे, छोड़ दो। अब आप समझो हुआ क्या। मैं आपको शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी तक जब आप एसेट अकाउंट बनाते थे तो आप यहां पर लिखते थे टू बैंक अकाउंट 1 लाख। ओके, हमने क्या किया, हमने अब जब पहले आप बनाते थे तो आप यहां पर लिखते थे क्रेडिट साइड पे बाय डेप्रीसिएशन। अब मैंने उसको यहां पर लिख दिया बाय डेप्रीसिएशन 15,000, पहला डेप्रीसिएशन। फिर मैंने दूसरा डेप्रीसिएशन यहां लिख दिया। ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूं, चलिए और आसानी से समझते हैं। अगर मैं एक एसेट अकाउंट बनाता, सिर्फ एसेट अकाउंट बनाता, तो मैं ऐसे लिखता बाय डेप्रीसिएशन 15,000, बैलेंस कैरिड डाउन 85,000। ये मेरा यहां पे आ जाता बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,000। फिर मैं लिखता डेप्रीसिएशन कितना 17,000, और फिर मेरा आ जाता यहां पर बैलेंस कैरी डाउन 68,000, और फिर मैं यहां लाता 68,000, और यहां पर मैं दिखाता बाय डेप्रीसिएशन कितना था, शायद 11,333। हाँ, 11,333। और फिर मैं इसको बैंक के थ्रू सेल कर देता 19,000 का, और बाकी का मैं यहां पर P&L निकाल देता। 50 कितना आया था हमारा P&L में लॉस, 43,333 बाय P&L लॉस था ये। ओके, $43,333। अरे सर गलत लिखा आपने, लॉस आना था हमारा 37,667। ओके, तो यहां पर बाय P&L लॉस आना था 37,667। मेरे ख्याल से ये आप अगर क्वेश्चन बिना प्रोविजन के बनाते तो आप ऐसे ही बनाते। यहां तक तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको दिक्कत आ जाए। इस क्वेश्चन में क्या किया, अब अकाउंटिंग ने कहा कि भाई डेप्रीसिएशन को निकाल के अलग ले आओ। मैंने कहा ठीक है, डेप्रीसिएशन को अलग ले आता हूं। तो ये देखिए, ये डेप्रीसिएशन को मैंने यहां से ये पकड़ा, उसने कहा कि भाई इसको आप यहां पे ले आओ। ठीक है, अगर मैं यहां पे ले आया तो इसका मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया सर 1 लाख, ये हो गया यहां पर 1 लाख। क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि मैंने डेप्रीसिएशन को उठा के एक अलग अकाउंट में रख दिया। फिर मेरा जो नेक्स्ट डेप्रीसिएशन था
वो भी मैंने पकड़ के यहां पर अलग रख दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, ये बीच में अकाउंट क्लोज हो गया, तो ये बैलेंस सीडी और ये यहां पर बैलेंस बीडी हो गया। जब ये निकल गया तो ये फिर से कितना हो गया, 1 लाख हो गया और ये भी 1 लाख हो गया। नाउ फिर अगेन मैंने जो डेप्रीसिएशन कसम खा रखी है कि मैं तो अलग अकाउंट में रखूंगा, तो मैं उस कसम को निभा रहा हूं, मैं उसे अलग अकाउंट में रख रहा हूं। बस अकाउंटिंग यही कह रही है कि आप अपना डेप्रीसिएशन उस अकाउंट में नहीं रखोगे, अलग अकाउंट में रखोगे। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा आप समझिए कि अकाउंटिंग में डिटेल्ड अकाउंटिंग की वजह से किया जा रहा है। अब ये एसेट हमारा सेल हो गया। अब जब ये सेल हो गया तो क्या हुआ, हमने इसको यहां से पकड़ा और यहां से हमने इसको यहां ट्रांसफर करवा दिया। बस अगर आप समझ सकते हैं तो हमने यही काम किया कि हमने डेप्रीसिएशन को प्रोविजन अकाउंट में डाला, तब तक रखा जब तक हमने सेल नहीं किया। जैसे ही हमने सेल किया वापस उठा के उसको एसेट अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात वहीं की वहीं सेम आ गई। यानी घूम फिर के लंबा घुमा के हम आपको सारा दर्शन करा के वापस अपनी जगह पर ही ले आए। तो ये हुआ क्या, ये और बेहतर अकाउंटिंग होती है जो धीरे धीरे आपको समझ में आएगी, डिटेल्ड अकाउंटिंग होती है। लेकिन हुआ अभी भी वही, पहले जो मैं उसको अलग रख रहा था, एक स्टेज आएगी जब मुझे वापस उसको लाके वहां मिलाना ही पड़ेगा। तो ये काम मेरा हो गया। अब आप इसे कैसे याद रखते हैं ये आपके ऊपर है। सर इसने मेरे बहुत सारे काम बढ़ा दिए, मुझे WDV की कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है। तो वो कह रहे हैं भैया अब आप बड़े भी हो गए हैं, ग्रेजुएशन में आ गए हैं, थोड़ी तो मेहनत करो यार। अच्छा, और वैसे भी जब आप 2-4 बार क्वेश्चन कर लेंगे, अपने हाथ से बना लेंगे, तो आप इसके अंदर धीरे धीरे अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ सर थोड़ा सा लेंदी है, बातें लगभग वही हैं। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब हम देखते हैं सर एक क्वेश्चन और कोई ऐसा करवा दीजिए जिसमें प्रोविजन भी हो और चेंज ऑफ मेथड भी हो, तो बस हम गंगा नहा लें। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन कह रहा है मैसर्स एसएस ट्रेडर्स कमेंस बिजनेस ऑन 1st of January 2015 when they purchased machinery of 7 lakh and they adopted a policy of charging depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method। यानी 1 जनवरी 2015 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, एक मशीनरी परचेज की 7 लाख की, जिसपे ये 15% का डिमिनिशिंग बैलेंस पे डेप्रिसिएशन लगाते थे। फिर पॉइंट नंबर 2 कह रहा है चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी जो हम एसेट बीच में भी खरीदेंगे उस पर भी हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओवर द ईयर परचेजेस ऑफ मशीनरी हैव बीन, वो कह रहे हैं एक बार तो हमने 2016 में मशीन खरीदी थी और एक बार हमने 2018 में, यहां पर भी हमने मशीन खरीदी है। फिर वो कहता है इन 2018 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू 10% ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस। अब पहले WDV पे थे, अब ये स्ट्रेट लाइन पर शिफ्ट होना चाहते हैं। मैंने कहा है कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन पे शिफ्ट होंगे, क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि रिमेनिंग लाइफ कितनी बची है। लेकिन ये पुराने क्वेश्चंस हैं, इनमें 10% लिखा हुआ आता था, तो हम इसको भी लेके चल रहे हैं कि अगर एग्जामिनर ने आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया तो आप हैंडल कर पाए। अगर सर वैसा दे दिया तो आप इजीली हैंडल कर जाओगे, उसमें कोई दिक्कत आपको आने ही नहीं वाली। मैं बताऊंगा क्यों नहीं आने वाली। वो कह रहा है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सर यहां पर नहीं लिखा कि एसेट सोल्ड अकाउंट बनाना है, तो मैं जबरदस्ती क्यों बनाऊंगा? ओहो सर, तो फिर ये क्या करे, इस क्वेश्चन को बना दें? मैंने कहा लो जी बनाओ। सर इसमें कोई एसेट सेल ही नहीं किया, कितनी मजेदार बात है। लीजिए, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2018। कोई एसेट हमने अभी तक सेल नहीं किया है, तो मैंने कहा लो ये कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 11 पहले मैंने बनाया मशीनरी अकाउंट।
वो कह रहा है कि हमने 1 जनवरी 2015 को मशीन परचेज की थी टू बैंक, मैंने लिखा मशीन 1 और यहां लिखा 7 लाख। ओके, क्या डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में दिखाना है? नहीं। तो इसका मतलब 31 दिसंबर 15 को यहां पे लिख दूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 7 लाख, क्योंकि डेप्रीसिएशन इस अकाउंट में आना नहीं है तो इसका बैलेंस एज इट इज चला जाएगा, मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मैं यहां लिखूंगा 1 जनवरी 16 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 1, यहां लिखूंगा 7 लाख। फिर 16 में मैंने 1/8/2016 को एक और मशीन खरीद ली, मशीन नंबर 2, और ये मशीन थी 150 की। डेप्रीसिएशन मुझे इस अकाउंट में लगाना ही नहीं है तो फिर मैं इसे भी क्लोज कर देता हूं। बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2 7 लाख और 150, ये हो गया मेरा 8,50,000। उसके बाद मैं आ गया 1 जनवरी 17 में, मैंने यहां लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2 7 लाख और 1,50,000 8,50,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2 7 लाख और 1,50,000 850। सर अगर इस मेथड में सेल ना हो तो कितना आसान है? मैंने कहा सेल हो तो भी आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर आपको ना सब आसान लगता है या फिर आप आसान क्वेश्चन हमें करा देते हो। बेटे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बात है, और आजकल के बच्चे थोड़ा सा जब तक होमवर्क ना मिले प्रैक्टिस करते नहीं है। उसके बाद सर इन्होंने 30 सितंबर 2018 को एक और मशीन खरीद ली है, मशीन नंबर 3, और ये हो गई हमारी कितने की? 2 लाख की। ठीक है, यानी एसेट अकाउंट में एसेट परचेज किया जाएगा और क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं है तो वो सेम अमाउंट पे कंटिन्यू होता रहेगा, सीडीबीडी होता रहेगा जब तक कि सेल ना हो जाए। और इस क्वेश्चन में तो सर सेल है ही नहीं तो इसको यहां पे खत्म भी कर दो। लो बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2 मशीन 3, लो ये 7 लाख, ये 1,50,000 और ये 2 लाख। लीजिए हमारा कंप्लीट हो गया एसेट अकाउंट। अब हमने बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। में 31 दिसंबर 2015 को यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन 15%, 7 लाख की मेरी कॉस्ट थी, 7 लाख का 15% ये हो जाएगा सर 1,05,000। यहां पर आएगा बैलेंस सीडी 1,05,000, यहां आएगा 1 जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 1,05,000। अब सर 31 दिसंबर 2016 को फिर से मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन 1 पर मशीन 2 पर, और मेरा मेथड चल रहा है WDV। इसका मतलब मैंने 2015 में जो मशीन ली 7 लाख की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 1,05,000 तो उसकी WDV निकल के आई 5,95,000। तो मशीन 1 पर 5,95,000 के ऊपर 15%। हाँ, अब ये 595 मुझे कंप्यूट करना पड़ गया, ये थोड़ा सा मेरा काम बढ़ गया, और ये कई बार बच्चे को लगा कि सर ये आप कहां से लेके आ गए, तो ये आ गया 89,250। मशीन 2 हमने खरीदी है अभी अभी 1,50,000 की, और इस पर क्वेश्चन कह रहा था कि आपको पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो ये हमारा 22,500 आ जाएगा। (31 दिसंबर 2016 को मशीन 1 मशीन 2, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1,05,000 प्लस 89,250, ये हुआ 194
250 और मशीन 2 का हो गया 22,500। यहां पर आएगा 117 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 का 194,250 ये आएगा 22,500। ओके सर 2016 में बात कीजिए, 7 लाख की ये मशीन है, 1,50,000 की ये मशीन है। अब इस पे डेप्रिसिएशन कितना हो चुका था? 194,250 194,250 और इस पे हो चुका था 22,500, यानी इनकी WDV आ गई हमारे पास 750। 9 में से 4 गया 5, ये हो गई 0 और ये हो गई 5, ये हो गई 500। 9 माइनस 2 7, 127। अब इसके ऊपर 15%, तो WDV हमें कंप्यूट करनी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करे? बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 75,863, मशीन नंबर 2 75,863 और ये 429,887। 1,27,500 इंटू 15%, 19,125 जमा 75,863 94,988। अब इसको बैलेंस कैरी डाउन कर दो यहां पर। अब मशीन 1 का जब हम बैलेंस निकालेंगे तो दिस प्लस दिस, और इसका जब निकालेंगे तो दिस प्लस दिस, तो 194,250 पहले ही था प्लस 75,863, ये हो गया 2,70,113 और ये हो गया 22,500 प्लस 19,125 41,625। लेंदी है बेटे, लेकिन आपको समझना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जब जिस बात के मार्क्स मिलते हो आपको कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, उस बात को अगर हम समझ पाए या आगे चल के कभी भी आपके काम आ सकता है। सर 1 जनवरी 2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2 2,70,113 41,625। अब क्या हुआ? 2018 में हमने एक नई मशीन परचेज कर ली और 2018 में डिसाइड कर दिया गया कि मेथड को चेंज करके SLM पे आया जाए। अब क्या है, क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि अगर हम SLM पे चेंज करते हैं, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, थोड़ी देर के लिए इस 10% को भूल जाओ। मुझे पक्का उम्मीद है आने वाले समय में वो ऐसे लिखेंगे कि आपका मेथड हो गया SLM और अब आपकी रिमेनिंग लाइफ हो गई है एसेट की, जो बच गई है वो सबसे पहले वाला जो एसेट था जो आपने 2015 में खरीदा था। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए उसकी लाइफ रह गई है अब 7 इयर्स, अब लाइफ रह गई है उसकी 7 इयर्स, और जो 16 में खरीदा था उसकी लाइफ रह गई है मान लीजिए 8 इयर्स। क्वेश्चन ऐसे आपसे कहेगा। अब आपको तो आपको करना क्या होगा, ये कितना आता है पहले मैं देख लूं। 127,500 ये आ गई 1,08,375। ये वैल्यू है आपकी 1118 की। अब क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे पक्का उम्मीद है वो कहेगा कि अब आपकी इसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दो।
मान लो यहां वो कहता है कि रेजिडुअल वैल्यू रह जाएगी 29887, यहां रह जाएगी 8375, और क्वेश्चन कहेगा कि मान लीजिए इस वाले एसेट की जो आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह गई है, लेट अस सपोज वो 5 इयर्स रह गई है, और इस केस में वो आपसे कहेगा कि आपकी जो रिमेनिंग लाइफ है मान लीजिए वो 8 इयर्स रह गई है। तो आप ऐसे इसमें से माइनस करना और डेप्रिसिएशन निकाल लेना। 429887 माइनस 29887 डिवाइडेड बाय 5, तब ये आपका न्यू डेप्रिसिएशन आएगा। लेकिन ये अनुमान लगा रहा हूं मैं। क्यों अनुमान लगा रहा हूं? क्योंकि मैंने सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल को पढ़ा है, और वहां उन्होंने जब डब्ल्यूडीवी से एसएलएम किया है तो उन्होंने इस तरीके के बदलाव वहां पर दिए हुए हैं। बट सर हमारे जो क्वेश्चन अभी आपने लिए हैं, जो पुराने एग्जामिनेशन क्वेश्चन हैं, उनके अकॉर्डिंगली अगर वही क्वेश्चन एज इट इज आ जाएंगे तो क्या होगा? अब इसमें लिखा है कि आपको 10% लगाना है एसएलएम। नाउ क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कहता है आपको लगाना है 10% एसएलएम। एसएलएम कहता है कि जी एसएलएम के लिए आपको डेप्रिसिएशन लगाना होता है कॉस्ट पर, लेकिन आपकी जो पुरानी मशीन्स हैं उनकी कॉस्ट ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुकी हैं। तो ऐसे में अब मैं कॉस्ट की जगह यहां पर कैरिंग अमाउंट लूंगा, और कैरिंग अमाउंट मेरे कौन से होंगे? यही वाले होंगे। इसका मतलब अगर इस क्वेश्चन को मैं कंटिन्यूएशन में बनाता हूं तो 31 दिसंबर 18 को जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मशीन 1 का, वो लगाऊंगा 7 लाख माइनस 270,113। ये माइनस करूंगा और देखोगे वही वाली मेरी वैल्यू आ जाएगी, 7 लाख माइनस 270,113। ये वैल्यू आ गई 429,887। यही वाली वैल्यू आ गई ना मेरी 429,887। इसी का 10% लगाऊंगा। और बच्चा कहेगा कि सर ये तो आपने WDV मेथड ही कंटिन्यू कर लिया, तो मेरी मजबूरी है। सिमिलरली मशीन नंबर 2 पे ये हो जाएगा 10,838। तो सर ये आपने कैसे लिया? ये मैंने लिया 1,50,000 माइनस 41,625, उसका 10%। और जो मशीन 3 मैंने न्यू खरीदी है उसके ऊपर मैं चार्ज करूंगा 2 लाख का 10%, 20,000। ओके, यहां पर अब आप बैलेंस कैरी डाउन निकाल देंगे। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 का। मशीन 1 का हो जाएगा 270,113 प्लस 42989, ये हो जाएगा 3,13,102। ये हो जाएगा दूसरा 41625 प्लस 10,838, ये हो जाएगा 52463, और ये हो जाएगा आपका 20,000। सर अगर ये क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू हो जाए, 2019 में चला जाए, तो 2019 में हम कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे? क्योंकि अब एसएलएम मेथड चल रहा है, तो 2019 में आप फिर से अब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 यही लगाएंगे। फिर सर 2020 में जाएंगे तो फिर से ये वाला डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बीच में कोई एसेट सेल करेंगे तो मैंने ऊपर वाला मेथड आपको बताया है, वैसे आप करेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं ना आपको वो भी बताता हूं कि सीए इंस्टीट्यूट में जो क्वेश्चन दिया गया है स्टडी मटेरियल में, वो मैं आपको देता हूं। आप उसको होमवर्क में लीजिए और उसको बनाइएगा। कहां पर है सीए इंस्टीट्यूट वाला वो क्वेश्चन? मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आपको ढूंढ के वो क्वेश्चन दिखाता हूं। ये मैं अभी डाउनलोड कर रहा हूं, और डाउनलोड करके ये क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। कहां गया, कहां गया, कहां गया? रुकिए, ये सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, और यहां पर मैंने ढूंढा। क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चे को समझाना बहुत मुश्किल है कि सर WDV से जब हम SLM पे चले गए तो फिर आप कैरिंग अमाउंट पे डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हो? तो सीए इंस्टीट्यूट ने भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस मैटर के ऊपर नहीं दिए हैं।
एक क्वेश्चन हमें उसमें मिला है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये आ गया चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। और अगर ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप देखेंगे, अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st of January 2015 व्हेन दे परचेज प्लांट एंड इक्विपमेंट फॉर 7 लाख। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मुझे यहां मिल गया। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस में। और फिर इन्होंने 16 में वही 150 का परचेज किया। 2018 की जगह इन्होंने 2019 कर दिया है और 2 लाख रुपीस का परचेज किया, यानी एक ईयर का क्वेश्चन बढ़ गया। फिर ये कह रहे हैं कि 2019 में इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू एसएलएम। लेकिन यहां पर ये कहते हैं जिस दिन ये चेंज कर रहे हैं उस दिन रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो असेस की गई वो 6 साल असेस की गई फॉर ऑल द एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1/1/2019। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो 7 लाख वाली मशीन थी और ये जो हमारी 150 वाली मशीन थी, जब 2019 में हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगा रहे हैं तो हमें लगता है कि इन दोनों मशीन की जो लाइफ अब बची है वो 6 इयर्स बची है विद नो स्क्रैप वैल्यू। तो आप लगाएंगे फॉर्मूला कैरिंग अमाउंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ 6 इयर्स, तो आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन, और वो डेप्रिसिएशन फिर आपने लगाना होगा। ठीक है, जो हमारा ये नया एसेट है 2 लाख वाला, इसकी लाइफ उन्होंने कहा है कि 10 इयर्स रहेगी। तो ये एक मात्र क्वेश्चन अवेलेबल है जो सीए इंस्टीट्यूट ने अभी तक हमें दिखाई दिया है नए मेथड के अकॉर्डिंगली। और इन्होंने ये नहीं कहा कि आप एसेट अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट बनाओ, तो इन्होंने हमसे कहा है कि सिर्फ आप एसेट का ही अकाउंट बनाओ। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, एसेट अकाउंट बनेगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइएगा, ईमानदारी से बनाइएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को बना लिया तो आप समझ लीजिए आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। कैसे? अगर एग्जामिनर ने पुराने डाटाबेस का क्वेश्चन मॉडिफाई करके दिया तो पक्का आप गलती करोगे अगर आपने हमारी वीडियो ध्यान से नहीं सुनी है, और अगर उसने चेंज किया तो वो इसी तरीके का चेंज करेगा। तो दोनों संभावनाएं हमारी यहां पर कवर हो जाती हैं। सर इसका सॉल्यूशन दिखाइए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए, 2015 का डेप्रिसिएशन आपने निकाला था, अभी 16 का आपने निकाला था, 17 का आपने निकाला था। इस क्वेश्चन में एक साल बढ़ गया तो 2018 का आप निकालेंगे। ये 2019 का डेप्रिसिएशन नया है, यही आपने समझना है कि ये कैसे आया। ये दोनों कैलकुलेशन अगर आपने समझ ली तो डेफिनेटली आप चेंज ऑफ मेथड के हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हैं। फिर भी मैं आपको यह भी दिखा देता हूं कि इन्होंने इसकी कैलकुलेशन कैसे की है। सर इन्होंने तो बनाया ही नहीं है, कैलकुलेशन कैसे की है, बस बना करके इन्होंने खत्म कर दिया। तो मैंने आपको बताया था, तो अगर आपने ये अमाउंट ढूंढ लिए तो ऑल द बेस्ट, आप तैयार हैं। और अगर नहीं किया तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मुझे डेफिनेटली इस बात की पूरी उम्मीद है कि आप ये कैलकुलेशन कर पाएंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू, इतना बहुत है आपके लिए, और फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू। प्रैक्टिस कीजिए आप अपनी बुक से। और हां, अगर आप 10 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं आपको यह बात बता दूं कि 10 ईयर वालों ने तो पक्का गलती कर रखी होंगी, इसलिए उन पर ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। हाँ, तो चेंज ऑफ मेथड का क्वेश्चन अगर आप 10 ईयर से कर रहे हैं तो उन्होंने गलती कर रखी है, क्योंकि 10 ईयर का कोई ऑथर नहीं होता। अगर आपके पास जे.आर. मोंगा की बुक है, भूषण कुमार गोयल की बुक है, कोई और अच्छे ऑथर की बुक है, तो वहां पर आपको हमारी कैलकुलेशन पूरी तरह से एकदम से मैच करती हुई मिलेगी। ठीक है, तो 10 ईयर के क्वेश्चन को देख के प्लीज परेशान ना होना और ना ही हमें करना। टाटा, बाय बाय, सी यू।